गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन के दौरान आप सब अपना ध्यान रखें और बेवजह घर से बाहर न जाएं और इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इस समय में अपना टारगेट को सामने रख के, लक्ष्य को सामने रख के ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगाएं और इस समय का अच्छा उपयोग में लाएं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी की संविधान में क्या स्थिति है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, या हम कह सकते हैं राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद आज करेंगे हम, उसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, दो भी आ जाते हैं कई बार। और इसमें भाषा से संबंधित जो सभी अनुच्छेद इस वीडियो में आ जाएंगे, तो आपको यह बड़े ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति, तो राजभाषा के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि राजभाषा राज्य की भाषा है, परंतु ऐसा नहीं है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा ऐसी भाषा है जिसमें राजकाज के कार्य में जो भाषा प्रयोग की जाती है, प्रशासन से संबंधी जो हम कार्य करते हैं उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय ये स्वतंत्रता से पहले कुछ राजनेताओं ने सोचा था कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें से कुछ जो राजनेता है वो पीछे हट गए और संविधान सभा ने 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक इस बारे में बहस हुई, मतलब राजभाषा घोषित करने के बारे में बहस हुई, जिसमें से हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और हिंदुस्तानी के बारे में फिर सोचा गया। और लास्ट में क्या हुआ, हिंदी और हिंदुस्तानी के बारे में ही सोचा गया। और इसमें भी दो गुट बन गए, जिसमें से एक कुछ राजनेता थे जो हिंदी के पक्ष में थे, जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास जी थे। और दूसरे गुट में जो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इस दूसरे गुट में मतलब हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। तो एक तरफ मतलब हिंदी और हिंदुस्तानी की, और दूसरी तरफ यह भी है कि एक जो अंग्रेजी, जो विदेशी भाषा जो भारत देश में प्रयोग हो रही थी, अंग्रेजी भाषा, जिसे देश के कुछ ही लोग मतलब पढ़ लिख सकते थे अंग्रेज़ी में, परंतु फिर भी हम उसको मतलब अनदेखा नहीं कर सकते थे। क्योंकि 150 वर्षों से वह हमारे भारत देश में प्रयोग हो रही थी और बहुत सारे प्रशासन के या उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य उस भाषा में होते थे, तो इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते थे और इसको हम राजभाषा के रूप में भी घोषणा नहीं कर सकते थे। तो उस समय क्या था, भारत देश के 46% जो लोग थे वो हिंदी का प्रयोग करते थे, मतलब हिंदी में वो अपनी विचार प्रकट करना, समझना, लिखना, वो मतलब इस टाइप के सारे कार्य जो भारत देश के 46% लोग थे जो हिंदी में कार्य करते थे। तो हिंदी को ही, यह सब बातों को देखते हुए हिंदी को ही फिर 14 सितंबर 1949 को भारत में राजभाषा घोषित कर दी गई। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय
26 जनवरी 1950 से लेकर आगामी 15 सालों तक यह प्रावधान किया गया कि 1950 से 1965 तक 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी बराबर होता रहेगा। राजकाज के कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी प्रयोग होती रहेगी। कब तक? 1965 तक। भारतीय संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक का समय इसमें कहा गया। परंतु फिर 1965 के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं के दबाव के कारण, राजनीतिक कारणों के कारण 1965 के बाद भी यह मीन्स इंग्लिश का प्रयोग हटा नहीं, मीन्स बराबर फिर भी होता रहा, जो कि हमारे भारत देश का दुर्भाग्य समझो कि जो कि भी आज भी होता आ रहा है। मतलब उस समय से 1950 से लेके आज तक भी इंग्लिश का प्रयोग हिंदी के बराबर हो रहा है, ठीक है। परंतु हमारे भारत देश की जो राजभाषा है वह है हिंदी। तो आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, हिंदी की क्या स्थिति है, तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल कुल भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395, 395। और अनुसूची मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और अब है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची थी वो थी भाषा से संबंधित, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मूल संविधान था उस समय 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी और उस समय 14 ही राज्य थे, ठीक है। तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 21वां, जैसे कि हम इसको याद करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम कुछ धार्मिक कार्य करते हैं उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं 21 का, या शुभ में कोई भी काम हम करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ भी ले लो 21, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1967 में 1967 में एक भाषा को और को जोड़ा गया। वो कौन सी भाषा थी? सिंधी। तो अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है और मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी और 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो कुल कितनी भाषा होगी? 15, ठीक है। उसके बाद में फिर 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाओं को फिर जोड़ा गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से नमक है, नमक में 3 जो अक्षर आते हैं जैसे न म क, तो इस तरह 3 भाषाएं इसमें ऐड हुई। कौन सी? नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, तो ये 3 भाषाएं और ऐड हो गई। तो 15 प्लस 3 होगी 18, टोटल 18। 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 3 भाषाएं और ऐड होगी और ये टोटल होगी 18। उसके बाद 21 और 71 इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 92। तो 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें फिर 4 भाषाएं और ऐड हो गई। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में, 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। फिर 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाएं और ऐड हो गई। तो 18 प्लस 4 22 भाषाएं होगी, जो आज भी हमारे संविधान में 8वीं सूची में टोटल भाषाएं 22 है। तो जो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। जैसे मैथ में हम एक फार्मूले लर्न करते हैं, बोर्ड मास जो एक फार्मूले के द्वारा हम सम सॉल्व करते हैं। इसी तरह बोडोमस जो वर्ड है, हम इसको लर्न करके 4 भाषाएं ऐड करेंगे। बो से बोडो, डो से डोगरी,
म से मैथिली और स से संथाली। तो इस तरह से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं और होगी। पहले थी 14, फिर 1 प्लस हुई, फिर 3 प्लस हुई, फिर 4 प्लस हुई, टोटल होगी 12। तो 8वीं अनुसूची में, अब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 टोटल भाषाएं हैं। ठीक है, तो यह थी 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग है। ठीक है, तो 5वां जो भाग है उसका अनुच्छेद 120 और 6वें भाग का अनुच्छेद 210 भी भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो 5वें भाग का जो अनुच्छेद 120 है उसमें क्या कहा गया है कि संसद में प्रयोग होने की जाने वाली भाषा, जो 120 है, अनुच्छेद 120 है, वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। और भाग 6 का अनुच्छेद 210 है जो वो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, इन्होंने कहा है जैसे राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, संसद के जो 2 सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें हिंदी, इंग्लिश भाषाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ राज्य की विशेष, कोई व्यक्ति अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की जो भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह लोकसभा के स्पीकर मीन्स अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन से सलाह से, स्वीकृति से वह उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह राज्य विधानमंडल में भी ऐसा ही है। विधान परिषद और विधानसभा में ऐसा ही है। कोई व्यक्ति हिंदी, इंग्लिश के अलावा तीसरी भाषा का, कोई अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह विधानमंडल में विधानसभा और विधानसभा का जो स्पीकर, सभापति और विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का अध्यक्ष की स्वीकृति से वह तीसरी भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसमें भी वह स्पीकर और चेयरमैन की सहायता, स्वीकृति से तीसरी भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से संसद और राज्य विधानमंडल में वह हिंदी, इंग्लिश के अलावा अन्य लैंग्वेज का प्रयोग भी स्पीकर और अध्यक्ष की स्वीकृति से कर सकते हैं। तो इस तरह यह अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 भाषा से संबंधित है। अब आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का 17वां भाग है, जो 17, जिसका शीर्षक है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित है और उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक सारे अनुच्छेद जो कि भाषा से संबंधित है। तो आगे हम उसके बारे में डिटेल मैं बताती हूँ और सारे इम्पोर्टेंट है। आप बड़े ध्यान से एक एक अनुच्छेद को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है, जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और जो 17वां भाग है वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित क्या, उसका शीर्षक ही राजभाषा है। जो 17वां भाग है उसका शीर्षक राजभाषा है। ठीक है, तो और इसमें जो राजभाषा से संबंधित है इसके 4 अध्याय हैं। ठीक है, उसमें 343 से लेके 351 तक अनुच्छेदों का वर्णन है, जो कि सभी अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है। तो उसका हम 343 से लेकर 351 तक का एक एक का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो अध्याय है उसमें क्या आता है, 343 और 344, और सेकंड अध्याय में आता है 345, 46, 47, और थर्ड अध्याय में आता है 348 और 349, और लास्ट जो फोर्थ अध्याय उसमें 350 और 351 अनुच्छेद आते हैं। तो पहले हम करेंगे
पहला अध्याय, उसमें आएंगे 343 और 344। जो 343 और 344 पहला अध्याय है वो किससे संबंध है? संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे 343 अनुच्छेद की। उसमें क्या कहा गया है? वैसे उसमें 3 पॉइंट है मेन। फर्स्ट है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। हिंदी संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। ठीक है। सेकंड आ गया अंकों का प्रयोग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है वही प्रयोग होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा है इन्होंने कि संविधान के शुरू में जो हिंदी इंग्लिश का प्रयोग हो रहा था वह अंग्रेजी का प्रयोग संविधान शुरू के 15 वर्षों तक उसी तरह चलता रहेगा। मीन्स 1950 से लेकर 65 तक का इन्होंने कहा था। ठीक है, कि इंग्लिश का प्रयोग जो हिंदी के साथ सहभाषा के रूप में प्रयोग होता रहेगा। परंतु राजभाषा अधिनियम 1963 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि अंग्रेजी देश में अनंत काल तक बनी रहेगी। मीन्स कोई लिमिट ही नहीं रखी कि कब तक चलेगी, लंबे समय तक चलती ही रहेगी। तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो 343 अनुच्छेद है उसका जो पहला पॉइंट है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, यह तो हमारे लिए वरदान था। परंतु यह दोनों जो पॉइंट थे यह हमारे लिए एक अभिशाप बन गए कि अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो चल रहा है वही चलता रहेगा, और इंग्लिश जो 15 वर्षों तक का समय दिया था और वो आगे के लिए भी उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 में यह कहा गया कि अनंत काल के समय तक चलती रहेगी इंग्लिश हिंदी के साथ साथ। तो यह उसका रिजल्ट परिणाम यह रहा कि इंग्लिश आज भी हिंदी के बराबर प्रयोग की जा रही है। मतलब बहुत कोशिशों के बावजूद भी हिंदी अपनी पहचान या अपना जो इम्पोर्टेंस से महत्ता पाना चाहती थी वो आज भी नहीं पा सकी। ठीक है, तो यह थी 343 अनुच्छेद की बात। आगे हम बात करेंगे 344 अनुच्छेद। तो यह भी संघ की भाषा से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति द्वारा यह जो अनुच्छेद है 344, ठीक है, यह राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और संसदीय समिति से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हर 5 साल बाद राजभाषा आयोग बनेगा और 10 साल बाद संसदीय समिति बनेगी। तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग समिति के गठन से यह आयोग, यह अनुच्छेद संबंधित है। 344 की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद आयोग का गठन होगा, हर 10 वर्ष बाद समिति का गठन होगा। जिस तरह से 7 जून 1955, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एज ए क्वेश्चन यह आ सकता है। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ था और 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, और जिसके अध्यक्ष से बीजी खेर की अध्यक्षता में इसका आयोग का गठन हुआ, और इसमें 20 सदस्य थे। सभी राज्यों से मतलब कुल 20 सदस्य लिए गए और इसमें 19 सिफारिशें पेश की गई थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर समिति का गठन होते रहे। तो जो यह आयोग का गठन हुआ, इसमें जो सिफारिशें होती थी, उसके बाद जो समिति का गठित होती थी वह उन सिफारिशों पर विचार करती थी और उसके बाद वो फाइनल होती थी, मीन्स स्वीकृत होती थी, मीन्स उसको फाइनल रूप दिया जाता था। तो इस तरह हर 5 वर्ष बाद आयोग का गठन और 10 वर्ष बाद समिति का, संसदीय समिति का गठन होता था। तो यह अध्याय 1 की बात है, अनुच्छेद 343 और 344। आगे हम करेंगे अनुच्छेद अध्याय
दो के बारे में बात, जिसमें अनुच्छेद आ जाते हैं 345, 346 और 47। और यह किससे संबंधित है? प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है तीनों अनुच्छेद। ठीक है, तो 345 के बारे में अब हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे 345 अनुच्छेद के बारे में। तो पहले हमने जो किया था 343 और 44 जो पहले अध्याय में आते हैं, संघ की राजभाषा से संबंधित, ये है प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित 345, 346, 347। तो 345 में क्या कहा गया है कि राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा एक या दूसरी भाषा, एक के अलावा कोई भी अन्य भाषा या इसके अलावा अंग्रेजी, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स एक या राज्य की भाषा या हिंदी या अंग्रेजी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि राज्य में जो प्रयोग करने वाली जो भाषा है, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 345, कि राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में मीन्स राज्य की जो व्यक्ति है वो किसी भी भाषा में एक दूसरे से बात करने में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 346। 346 में क्या कहा गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य संघ से या संघ किसी राज्य से, मतलब वह संचार की वह भाषा कौन सी प्रयोग करेगा? संचार की मीन्स पत्राचार या किसी भी तरह से आपसी जो विचारों का आदान प्रदान या कोई मैसेज का, संदेश का, तो संचार की भाषा में कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? जो उस समय तत्कालीन राजभाषा होगी उसका प्रयोग करेगा। एक राज्य दूसरे राज्य से या संघ के साथ या संघ राज्य के साथ, तो इस तरह वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? जो उस समय राजभाषा होगी। तो यह अनुच्छेद कौन सा कह रहा है? 346 यह कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 347 के बारे में। 347 क्या कहता है कि किसी राज्य का सर्वाधिक समुदाय, मीन्स किसी राज्य का एक बड़ा क्षेत्र जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, सर्वाधिक जन समुदाय मीन्स सर्वाधिक मीन्स बड़ी जनसंख्या का भाग, एक राज्य का बड़ी जनसंख्या का भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो मीन्स एक राज्य का एक बड़ा भाग, जनसंख्या का बड़ा भाग किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है या करना चाहता है, तो राष्ट्रपति उसके लिए निर्देश दे सकेगा, दे देगा। मीन्स ठीक है, मीन्स किसी राज्य की एक भाषा है या किसी राज्य में एक बहुत बड़ा क्षेत्र किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, विशेष भाषा का प्रयोग कर रहा है मीन्स, या उस राज्य की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए करना चाहता है या बड़ा क्षेत्र किसी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, तो राष्ट्रपति इस हेतु निर्देश दे देगा। तो यह तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? प्रादेशिक भाषाओं से। दूसरा अध्याय है, पहले अध्याय संघ से संबंधित भाषा का था, दूसरा आ गया प्रादेशिक भाषाओं का। नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 348 और 349, यह है तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है यह। ठीक है, 348 की बात करेंगे हम। तो इसमें क्या कहा गया है? जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वह में और अधिनियमों विधेयकों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। मीन्स इन्होंने क्या कहा है 348 अनुच्छेद में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यह अधिनियमों विधेयकों में कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 349 की बात कर रहे हैं, 349 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है? भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमों करने की प्रक्रिया, अधिनियमित करने की प्रक्रिया, इसमें यह इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। क्या? भाषा से संबंधित विधियां, विधियां का मतलब हो गया कानून से, भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने मतलब कानूनों को लागू करने, भाषा का हेर फेर करना, कुछ भाषा में ऐड करना है, कुछ निकालना है, कुछ चेंज करना है। तो इसमें 349 अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसमें
इस प्रोसेस का वर्णन किया गया, इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि भाषा से संबंधित जो नियम है, कानून है, उसको लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन है। और इसमें समिति की स्वीकृति, तो इसमें पहले क्या है, जो संसदीय समिति होती है, पहले वो 30 मेंबरीय समिति होती है जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं और 30 मेंबरों की यह समिति होती है। और यह पहले उस भाषा के बारे में मीन्स समिति स्वीकृति देगी, सलाह से समिति स्वीकृति देगी, उसके बाद राष्ट्रपति सोच समझकर सलाह करके फिर वह स्वीकृति देगा। मीन्स पहले समिति स्वीकृति देगी और समिति के बाद ही राष्ट्रपति सोच समझकर उसके बारे में परमिशन देगा, स्वीकृति देगा। तो यह बात किस में थी, 349 आर्टिकल में। तो यह जो दोनों आर्टिकल 348, 349 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित भाषाओं से या अधिनियमों, विधेयकों से संबंधित कह सकते हैं हम, ठीक है। भाषा से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं से संबंधित यह 2 अनुच्छेद है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे अध्याय की, 4th अध्याय, ये है 4th अध्याय। तो 4th अध्याय में कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं, 350 और 351। तो यह किससे संबंधित है, 350 है व्यथा निवारण से संबंधित और 351 है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, ठीक है। तो 350 में क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, कोई भी व्यथा हो, समस्या हो, उसके निवारण के लिए या उसकी समस्या का समाधान के लिए वह कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। व्यक्ति अपनी देश का, राज्य का, मीन्स कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी या मीन्स कोई भी व्यक्ति है जो अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। और इसके साथ साथ क्या कहा गया है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, मीन्स भाषाई अल्पसंख्यक से अर्थ है कि एक भाषा से संबंधित कुछ लोग ऐसे हैं, ग्रुप है, समुदाय हैं कि वो एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरे नहीं कर रहे, उनका सिर्फ वही समुदाय उस भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो इसको कहेंगे अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अल्पसंख्यक है जो, उनके लिए और क्या कहा गया है, एक तो वह अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक है, प्राथमिक या मातृभाषा में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक है, उनके लिए एक विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जो अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, उसके लिए एक विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उनकी व्यथा से संबंधित या समस्या का समाधान के लिए इसे एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। तो यह किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 350, जो कि व्यथा निवारण से संबंधित है। और अल्पसंख्यकों की इसमें जो व्यथा निवारण से संबंधित है, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा संबंधी बताने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। और प्राथमिक लेवल पे वो अपनी मातृभाषा का, अल्पसंख्यक जो भाषाई अल्पसंख्यक, वे प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनके लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इनकी समस्या का समाधान संबंधी सुनवाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर अनुच्छेद 351। 351 है भाषा के विकास के संबंधी। तो किस भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में। हिंदी के विकास की कोशिश की गई है इस अनुच्छेद के द्वारा। 351 अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए पूरी कोशिश की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस हिंदी भाषा में कुछ
अन्य भाषाएं जैसे संस्कृत है, हिंदुस्तानी है, या अरबी फारसी के शब्द कह सकते हैं, है ना, उर्दू के शब्द कह सकते हैं, अन्य भाषाओं के कुछ शब्दावली या शब्दों को लेकर एक मिश्रित रूप ऐसा हिंदी का बनाया जाए ताकि अन्य भाषाई लोगों को हिंदी के प्रयोग में समस्या ना आए। तो हिंदी का एक ऐसा रूप बनाकर उसका प्रयोग किया जाए ताकि हिंदी के अलावा दूसरे भाषाई लोगों को भी हिंदी के प्रयोग में दिक्कत ना आए और हिंदी के विकास और प्रसार और प्रचार के लिए इस अनुच्छेद में कोशिश की गई है। और हिंदी का एक मिश्रित और नया रूप जो सांस्कृतिक जो रूप है उसका प्रयोग करने पर जोर दिया गया है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द मिक्स हो के मिश्रित रूप हो ताकि अन्य लोगों को हिंदी के जो हिंदी बोलने वाले तो हिंदी प्रयोग करेंगे ही करेंगे, जो अदर भाषी जो लोग हैं उसको उनको भी हिंदी प्रयोग करने में दिक्कत ना आए। इसलिए हिंदी के विकास, प्रसार और प्रचार के लिए कोशिश की गई है 351 अनुच्छेद में। तो इस तरह से 17वें भाग में संविधान के जो 17वां भाग है वो राजभाषा से संबंधित है, चार भागों में बंटा हुआ है। मीन्स जो 17वां भाग है वो 4 अध्याय में बंटा हुआ है। फर्स्ट आ गया 343 वाली अनुच्छेद, और फिर सेकंड अध्याय में आ गया 345, 46, 47 अनुच्छेद, और थर्ड अध्याय में आ गया 48 और 348 और 49, और फोर्थ अध्याय में आ गया 350 और 51 अनुच्छेद। तो इस तरह से हमने इसमें भाग 17 के जो जिसका शीर्षक है राजभाषा, उसके बारे में आज हमने पढ़ा, और जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का वर्णन किया गया है। और इसमें एक एक अनुच्छेद को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंपल भाषा में आपको हर अनुच्छेद के बारे में बताऊं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह सारा समझ आ गया होगा। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो वेरी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यह जो विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में हमने आज जो पढ़ा 120, 210 और 343 से 351 तक अनुसूची, 8वीं अनुसूची के हिंदी भाषा से संबंधित है, जो भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। और मैंने पूरी कोशिश की कि बड़े ही सिंपल ढंग से आपको एक एक बात इसमें बताई जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, कहीं भी आपको लगे तो दोबारा रिपीट करके फिर सुन सकते हो और इसका पूरा फ़ायदा उठाना। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, उपयोगी रहेगी, और इस तरह आप मेरे साथ बने रहें। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखें, तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ क्या कमी है, और मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए जुड़ने वाले छात्र हैं वह सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।